अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि जुमे का दिन एक मरतबा फिर हुक्मरान जमात के लिए एक बड़े सियासी चैलेंज का बाइस बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का अहल करार देते हुए ऐसा ग्रैंड रिलीफ दिया है जिसकी शायद तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद नहीं की थी। बहुत से सियासी मुबस्सिरीन इस फैसले की इंप्लीमेंटेशन को पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट करार दे रहे हैं। वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और अब एक ऐसा फैसला सामने आया है जिससे ये तवक्को की जा रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतर सियासी हिकमत अमली का मुजाहरा किया और बानी PTI ने झगड़े की रविश तर्क कर दी तो यहाँ से एक बेहतर सियासी सफ़र शुरू हो सकता है। और उसके साथ साथ हुकूमत, वफाकी हुकूमत का जो इस वक्त वजूद है वो भी मुतासर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून इस फैसले के ऊपर नज़रसानी का इरादा रखती है। अगरचे के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर हुक्मरान जमात ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे आइन की तशरीह के नाम के ऊपर आइन को री राइट करने का नाम भी दिया है। तो क्या वाकई मुस्लिम लीग नून इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील करेगी और इस नज़रसानी की अपील के अंदर क्या कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है इस फैसले के अंदर या नहीं? और इसके साथ बात करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में बानी PTI अपने मामलात को बेहतर करने के हवाले से, अपने मामलात को सियासी अंदाज में हल करने के हवाले से इस फैसले को किस हद तक वेटेज देंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि नवाब ऑफ बहावलपुर की अराजी जिसका तनाज़ा 1969 से जारी है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2011 में वफाकी हुकूमत को हिदायत की थी और इस मसले ने साल 2024 में हल होना था, लेकिन वफाकी काबीना ने इसको हल करने की एक और डेडलाइन कायम कर दी है। मजीद कितना अर्सा उनके अहल खाना को इंतजार करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े के ऊपर पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर रखी है। आम आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा होने जा रहा है, आटे की किल्लत और कीमत बढ़ने का खदशा है। वफाकी हुकूमत इसके ऊपर क्यों खामोश है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। बसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी और बानी PTI इस फैसले को किस निगाह से देख रहे हैं और बिलखसूस वो रिलीफ जिसे हम ग्रैंड रिलीफ कह सकते हैं जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सोचा था ना मांगा था, आज आपको वो रिलीफ भी मिल गया। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की इदारों के सरबराहान के से जो रंजिशें थी, जो शिकवे थे और जो इल्जामात थे वो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे? अल्लाह हक है और हक और सच की फतह होके रहती है। देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच था उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। उन्होंने वो आइन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बार बार कह रहे थे, एक वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी आ सकती है, पाकिस्तान का निज़ाम आगे बढ़ सकता है। हम उस आइन को जो कि मुअत्तल चला आ रहा था, जब तक उस आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे, उसकी कानून पे अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। तो आज जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है वो बिल्कुल इसलिए आइन और कानून के मुताबिक है। कौन नहीं जानता, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, पाकिस्तान में कौन नहीं जानता कि ये सीटें तहरीक इंसाफ की थी। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और तमाम के तमाम लोग जो कामयाब हुए वो तहरीक इंसाफ के लोग थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गलत डिसीजन की वजह से, जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने हमसे बल्ले का निशान छीना 13 जनवरी को, उसकी वजह से ये सारी कन्फ्यूजन सूरत क्रिएट हुई। और आपने देखा भी होगा कि जब ये केस की समाअत हो रही थी तो खुद चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने ये कहा कि मेरे फैसले की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने। तो मेरे भाई, जब ये बात हो गई थी तो फिर तो ये ऑब्वियस था कि कौन नहीं समझता कि फैसला हमारे हक में आना चाहिए। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि कहीं हमें कोई ऑब्लाइज किया गया है या कोई आउट ऑफ द वे ये हमें रिलीफ मिला है, ये आइन और कानून की फतह होगी। बस साहब, ये तो बात ही नहीं की और ना ये सवाल था। आपका जो राइट था, जो आपकी डिमांड थी तवील अरसे से, वो स्टैब्लिश हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की रोशनी में फैसला दिया। हुकूमती अभी मौक़िफ़ हम एक साइड पे रखते हैं, लेकिन सवाल ये था कि अब बानी PTI और आप खुद जिस फैसले को अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या इससे तवक्को की जा सकती है, जिस तरह आपने भी कहा कि पाकिस्तान का निज़ाम आगे बढ़ना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तो आपके और आपकी पार्टी के जो रंजिशें थी सिस्टम के साथ, इदारों के सरबराहान के साथ, वो हम तवक्को कर सकते हैं कि आपको जो सबसे बड़ा एक आपका राइट था और एक सबसे बड़े फोरम से मिल गया और वो तमाम मसाइल जो आपने सोचे भी नहीं थे, जो रिलीफ मांगा भी नहीं था, वो भी मिल गया, तब आप सिस्टम की हकीकतों को अंडरस्टैंड करते हुए सिस्टम को स्टेबिलिटी के अंदर अपना हिस्सा डालेंगे? सुहेल भाई, आपका जो सवाल है कि आपकी रंजिशें दूर हो गई, आपने जो रिलीफ नहीं मांगा तो वो मिला,
ये मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये बात ऐसी नहीं है। पहली बात ठीक। तो हम इदारों से कभी नहीं लड़े, कभी हमने इदारों पे हमला नहीं किया। कभी माजी में आप देख लीजिए कि वो मुस्लिम लीग नून जो आज जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, जिनके पास टोटल 17 सीटें हैं, उन्होंने धांधली के जरिए कब्जा कर लिया पाकिस्तान पर, जिसकी वजह से मसाइल थे। हमें तो अवाम ने वोट दिए, हम अदालतों में अपने केसेस लड़ते हैं और जो इदारे होते हैं वो अवाम से होते हैं। जब तक अवाम इदारों के पीछे खड़ी ना हो तो मुझे बताइए कि कौन से इदारे हैं जो कामयाब हो जाएंगे। खा आपकी फौज हो, खा आपकी अदलिया हो, खा पार्लियामेंट हो, वो उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब पाकिस्तानी कौम या किसी भी कौम वो उसके पीछे खड़ी हो जाती है। बिल्कुल और सही, आज 90% यकीनन। कौम ने वोट इमरान खान को दिया, वो कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन अब सर ये सिनेरियो तो वाजे हो गया, आपको रिलीफ मिल गया नहीं हो रहा। तो आने सुनिए जी 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 जी, असल में आपकी खबर जी, बोलिए जी जी, कंप्लीट कीजिए। हुसैन भाई, आप दूसरा सवाल आपने ये कहा कि जो आपने नहीं मांगा था वो आपको मिल गया। नहीं मेरे भाई, सलमान अकरम राजा साहब के अगर आप आर्गुमेंट्स देखें, वो हमारा मौक़िफ़ ही ये था कि हम लोगों ने तहरीके इंसाफ के फॉर्म जमा करवाए। जब हम वहां टिकट देने के लिए गए, हमसे टिकट लेने से इनकार कर दिया गया। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि रात 11:30 बजे फैसला आता है, जिस दिन सिंबल अलॉट होना था। उसके बाद हमें क्या किया गया, किसी को जूता दे दिया गया, किसी को मुर्गी दे दी गई, किसी को कुछ दिया गया। तो आज जो हमने मांगा था वही फैसला हुआ है। हाँ, जो बात आप कहना चाहते हैं, देखें, जो हमारे कुछ लोग गए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जी, वो तो उस वक्त जाहिर है हमारे पास ऑप्शन वही था। 3 दिन में हमने जमात ज्वाइन करनी थी, वो उसमें चले गए। बेसिकली इवन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खुद अहमद रजा साहब हैं, वो तहरीके इंसाफ के टिकट पे लड़े हैं। तो ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसला है। हम इदारों की इज्जत पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन हम इदारों से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक अमल करें। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, सियासी इंतशार। बहुत अच्छा पॉइंट है बसर साहब। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आप इस बात पे अब यकीन करते हैं कि हमारी अदलिया आजाद है और इदारों के दबाव के बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फैसला दिया है। क्या आप ये कह सकते हैं? मैंने अभी नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि आप देख लीजिए कि जजेस तो सुहेल भाई खुद इंसाफ मांग रहे हैं। हाई कोर्ट के जजेस क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमारे घरों में कैमरे। लेकिन इस केस के फैसले की हद तक तो सर कहना बनता है, सर इस केस के फैसले की हद तक तो कहना बनता है। मेरी गुजारिश सुन लें जी। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बिल्कुल हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। इसी तरह अब देखना यह है कि जो जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, जो इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है, जो सहाफियों को अगवा किया जा रहा है और कत्ल किया जा रहा है, जहां पे आइन और कानून पे जहां भी अमल नहीं हो रहा, वहां पे भी इसी तरह अदलिया को कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। आप एक और बात देखिए जी कि आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या हो रहा था, पुलिस, फौज की गाड़ियां। भाई, आप ये जो रवायत है अब खत्म होनी चाहिए। अदलिया मैं समझता हूं कि इसीलिए आज दुनिया के अंदर अगर 142 ममालिक है तो हमारा 129वां नंबर है जी। कुफर की हुकूमत तो कायम रह सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। अदलिया आज इमरान खान एक ही बात चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ पे अदलिया आजाद हो, अदलिया वो फैसले दे जो आइन और कानून कहता है जी, जो अल्लाह ताला का हुक्म है। इसलिए मेरे भाई, हम तो ये समझते हैं कि आज ये एक बहुत तारीखी फैसला है। अल्लाह करे इसी बात से आगाज हो जाए कि हमारी अदलिया जो माजी के अंदर आप देख लीजिए, वो जस्टिस मुनीर हो, वो नजरिया जरूरत हो, वो दूसरे फैसले हों, वो नहीं होने चाहिए थे। आज जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, हम उम्मीद करते हैं। बड़ी अच्छी बात है बसर साहब, बड़े अच्छे ख्यालात का आपने इजहार किया। अगर हम देखें तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो हो रही है फैसले की, वो ये कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग हो गई है। मतलब आप इसको वेलकम कर रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमत भी कायम है, नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर असर नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि हुक्मरान जमात को 2/3 जो अक्सरियत थी वो खत्म हो गई, कोई आईनी तरमीम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पॉलिटिकल बैलेंसिंग हुई है इस फैसले के नतीजे में, वो इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन क्या जो सिस्टम को जिस इस्तेहकाम की जरूरत है, क्या पीटीआई उस इस्तेहकाम दिलाने में अब अपना रोल प्ले करेगी पॉजिटिवली, या मजीद अग्रेसिव होकर सड़कों पर आएंगे? सुहेल भाई, मैं फिर आपसे डिसएग्री करता हूं। ये कोई सियासी फैसला नहीं है, ये आईनी और कानूनी फैसला है
क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं, क्या लिखा है फैसले के अंदर कि किसी जमात को यह नहीं कहा जा सकता कि आपको अगर निशान छीन लिया गया है तो आप जमात नहीं है। बात को समझिए मेरी बात। सियासी लोग फैसला कौन कह रहे हैं? वो जो हमारे मुखालिफ हैं। वो तो अभी तो ये पहला बारिश का कतरा है। हम अभी आगे चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ इलेक्शन में, जो फॉर्म 45 को 47 में तब्दील किया गया, जो लोग 17 सीटों के साथ कोई वजीर आजम बन गया, कोई 36 सीटों के साथ वजीर आला बन गया, कोई गवर्नर बन गया, ये नहीं हो सकता। अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं, अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं, तो मेरे भाई वो जो डाका पड़ा था 8 तारीख को, डाका, वो मेरे भाई वो भी वापस होना है। वो किस तरह वापस होना है? अभी आप देखिए क्या हुआ है। खास तौर पे मैं कहता हूं इस डिसीजन के बाद तो फौरी तौर पर सुल्तान सिकंदर राजा को ना सिर्फ रिजाइन करना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। आपको 22 नशिस्तें कौमी असम्बली में मिल जाएंगी। अगरचे कि हुकूमत साजी के हवाले से आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा अनटिल के कभी फ्यूचर के अंदर पीपल्स पार्टी आपके साथ आ जाए, नून लीग की गवर्नमेंट इंटैक्ट रहेगी। आप समझते क्या हैं कि इस फैसले की रोशनी में जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, आपकी बहुत सी बातों की रियलाइजेशन हुई, पीटीआई को बतौर सियासी जमात इसकी क्या माइलेज मिलेगी, और पीटीआई सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने के अंदर इस फैसले के बाद क्या अपना कोई मुस्बत रोल अदा कर पाएगी? बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आएगा भट्टी साहब जब अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा। ये तो वो सीटें हैं जो हमारे लोग जीत कर आए थे, तो हमें वो आइन के मुताबिक मिली हैं, जो तो मद्रासा नुमाइंदगी के हवाले से खवातीन को रिजर्व सीटें हैं। असल तो वो डाका है जो 8 फरवरी को पड़ा, 9 फरवरी को हमसे छीन लिया गया। तमाम चीजें जब तक दुरुस्त नहीं होंगी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे मजबूत हों, तो भाई अवाम को फैसले को तस्लीम करना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा लीडर था, स्टॉलवर्ड था, वो हार गया डॉक्टर यास्मीन राशिद से। अभी आपकी पतन की रिपोर्ट पढ़ लें आप, यूएस कांग्रेस ने जो भेजा है कि पाकिस्तान की तारीख का गलत इलेक्शन हुआ है, फिर आपकी यूएनओ की रिपोर्ट आ रही है। तो मेरे भाई हमें वो बुनियाद, जगह की बुनियाद ही खराब होगी तो बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी नहीं हो सकेगी। अच्छा बस साहब, जो आपके जीते हुए 41 अरकान हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट पीटीआई के फेवर में जमा नहीं करवाया था, उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कि आपको तवक्को है कि वो सब लोग ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक आपको आके आप सर्टिफिकेट जमा करवा देंगे, या अगर किसी और जमात के फेवर में उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाया तो उनकी व्यवस्था उनके साथ होगी? जी, एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे पड़ चुकी है। मैं आपको खबर दे रहा हूं आपके प्रोग्राम में जी। उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके घर वालों को प्रेशराइज किया जा रहा है। अब इस फैसले के बाद की बात कर रहे हैं, इस फैसले के बाद और दोबारा आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं ये जी जी। मैं बतौर एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन के, कि जैसे ही पहले चूंकि प्रेशराइज किया गया फैसला लेने के लिए, जब फैसला खिलाफ आ गया, अब ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि हमारे जो लोग पीटीआई के जीत कर आए हैं उनकी किसी ना किसी तरीके से वफादारियां तब्दील करवाई जाएं और उनको किसी और पार्टी में ज्वाइन कराया जाए, और ये हरबा भी नाकाम होगा। बड़ा संगीन इल्जाम लगा रहे हैं आप। जब अदलिया ने आजाद आना फैसला दिया, फिर भी आप उदारे के ऊपर आप संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। तो काउंसलर नहीं बन सकते थे अगर इमरान खान का टिकट ना होता। तो ये जो अब हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ये भी नाकामी होगी। मैं बात फिर वहीं पे आऊंगा भट्टी साहब जी। अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, बिल्कुल आपके साथ 5-6 इलेक्शंस हुए हैं, इंडिया का हुआ है, फ्रांस का हुआ है, यूके का हुआ है, सब में किसी ने एक जगह कोई बोला नहीं है कि धांधली हुई है। आप वाहिद हाल है, हमने मुतालबा किया है, आपको नया साफ सुथरा इलेक्शन करवाना पड़ेगा। आपको बेशक ईवीएम पे करवा लें, जब तक आप नया इलेक्शन नहीं करवाएंगे आपके मुल्क के अंदर तो बाद में जाते हैं। एक आखिरी सवाल में से कुछ लोग आपके मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है? यहाँ पे लोगों को यकीन नहीं है आपकी हुकूमत पे कि हमें यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें नौकरियां नहीं मिल रही, या महंगाई है, बेरोजगारी है, और वो लोग जो जिम्मेदार है सारा कुछ करने के पाकिस्तान में, उनको मुसल्लत कर दिया गया है। साहब, वो आवाम के नुमाइंदे भी नहीं छोटी सी अर्ज सुन लें सर। अगर आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आज देखें ना, चाइना ओपनली कह रहे हैं, सऊदी अरेबिया ओपनली कह रहे हैं, आज तक ऐसे नहीं हुआ था कि आपके मुल्क में सब, इसलिए तो इतना अच्छा फैसला आया उसी सियासी इस्तेहकाम के लिए। बसरा साहब, मेरे भाई, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, एक ही हाल है कि आपको अगर आप समझते हैं कि अवाम जमहूरियत के अंदर उनका फैसला आखिरी होता है,
जो आवाम का फैसला है, जिसके ताबे उन्होंने लोगों को, बिल्कुल ठीक। बसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, कुछ वक्त की किल्लत है, Seriously, आपने आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। हम तवक्को ये करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक इंतहा गैर मामूली और ग्रैंड रिलीफ का ये फैसला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इम्तिहान है कि वो अपने इस फैसले की रोशनी में अपने आप को स्ट्रीम लाइन करती है, सियासी इस्तेहकाम को दूर करने का बाइस बनती है और सिस्टम को चलाने के अंदर हेल्पफुल होती है। ये नहीं, ये अब पीटीआई बानी पीटीआई की जो स्ट्रेटजी क्या होगी उस पर ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीटीआई को अपने मामलात को बेहतर बना ले इस फैसले के बाद। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी अदालती तारीख के अंदर अराजी के मुकदमात सालों लटकने का तो मामला सुना है। अगर किसी के दादा ने अदालत से रजू किया अपने अराजी के हल करने के लिए, तो पोता भी आज मुख्तलिफ अदालतों के अंदर अपनी एरिया रगा है अपने इंसाफ के हसूल के लिए। लेकिन ये इंडिविजुअल का मामला अपनी जगह के ऊपर, लेकिन रियासत पाकिस्तान के हवाले से 1954 के अंदर जब मगरबी 1 यूनिट कायम हुआ तो उस वक्त अमीर ऑफ बहावलपुर ने, सर सादिक मोहम्मद अब्बासी ने एक बड़ा फैसला किया। वो सर सादिक मोहम्मद अब्बासी जिनकी क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत सी उनकी खिदमात थी पाकिस्तान के हवाले से, मुश्किल वक्त में उन्होंने बड़ा साथ दिया। लेकिन हुकूमत ने जब तय किया, रियासत पाकिस्तान ने तय किया कि अब वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर रहे हैं, तो उनकी जो अराजी थी, जो उनकी मलकियत थी, उसने भी तय होना था। लेकिन उसके दौरान बहुत सी मामला तो तय हो गए, लेकिन 3,12,440 एकड़ अराजी का मामला हल ना हो सका। और 1969 में ख्वाजा साहब अल्टीमेटली मामला एक लिटिगेशन की शक्ल में हुआ, चूंकि पंजाब गवर्नमेंट ने क्लेम करना शुरू किया कि जो शिकारगाह का रकबा था ये उनकी मलकियत नहीं थी। जो उनकी मलकियत नहीं थी वो अब रियासत की मलकियत है और सूबे का उसके ऊपर हक है। मामला अदालतों में चला और उसके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में थे, उन लाहौर हाई कोर्ट का जो एक फैसला था, उस फैसले की रोशनी में पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और कहा कि कमेटी कायम करके, कमीशन कायम करके नवाब बहावलपुर के अहले खानों को इंसाफ मिलना चाहिए। खासब वफाकी काबीना ने उस फैसले की रोशनी में कमेटीज़ कायम की। उस कमेटी ने 2 साल तक काम किया और अब इतलात ये हैं कि वफाकी काबीना ने एक मरतबा फिर उस कमेटी को, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लैंड रिकॉर्ड की रोशनी में इस 3 लाख एकड़ जो अराजी है उस तनाज़े को हल करना था। वो तनाज़ा जो 1969 से लटका हुआ है उसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हल करना था। लेकिन आलम यह है कि अभी भी वो मसला हल नहीं हो सका और उस कमीशन ने वफाकी हुकूमत से कहा, वजारत सैफरान के मातहत ये काम कर रहा था और वजारत सैफरान की समरी के ऊपर वफाकी काबीना ने इस कमीशन को 1 साल की मजीद मुद्दत दी है कि यानी कि आप तकरीबन 1 साल मजीद इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और इसको तकरीबन 2025 तक कहा है कि अप्रैल 2025 तक आप इसको मुकम्मल करें। समझ से बालातर है और वफाकी काबीना को यह बताया गया कि इस मकसद के लिए जो मतलूबा रिकॉर्ड था वो मिलना शुरू हो गया है। उससे पहले मुख्तलिफ टाल मटोल थे। इतलात ये हैं कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट शिकारगाह की इराजी है और बहुत से लोगों के अपने अपने प्लान हैं। वो ये चाहते हैं कि नवाब बहावलपुर की जो फैमिली है उसको साइडलाइन किया जाए और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट इस सारे मामले को तय करे। अगरचे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया और कमीशन से कहा कि आप रिकॉर्ड की रोशनी में सारा जवाब जमा कराएं। खास साहब, नवाब बहावलपुर का रियासत पाकिस्तान के लिए जो खिदमात अपनी जगह के ऊपर किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अगर एक तनाज़ा बन भी गया, हो सकता है कि यह अराजी सूबे की मलकियत हो, लेकिन उसके ऊपर हमें आम मामलात से हट के इसके ऊपर अर्जेंसी तो शो करनी चाहिए। इसके ऊपर हमें अपनी संजीदगी का मुजाहरा तो करना चाहिए कि सालों तक मामला ना लटके। सुप्रीम कोर्ट का 2011 में फैसला आया, आज तक ये मामला हल नहीं हुआ। अगर ये मलकियत, अराजी की मलकियत सूबाई हुकूमत की है तो आप तय कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि एक फैसला आ गया। अगर उनकी मलकियत नहीं है तो जो अहले खाना है, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप दीजिए ताकि मामला सेटल हो। ये इंसाफ के हसूल के नाम के ऊपर खासा एक मजाक सा नहीं लगता आपको? पहले तो मैं इस तरफ आता हूँ ना भट्टी साहब, आपको बताऊँ, आज के हुक्मरानों को अगर इल्म होता ना कि नवाब बहावलपुर के इस रियासत पर क्या एहसानात हैं जी, तो ये फैसला इतनी देर लटकता ही नहीं। ठीक, ये बताना बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन को भी और मौजूदा हुक्मरानों को भी। जो नवाब सर मोहम्मद सादिक अब्बासी साहब जिनका आपने जिक्र किया, उन्हें अगर मोहसिन पाकिस्तान कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। दुरुस्त कहा आपने। मैं आपको बताऊँ, जो जब पाकिस्तान बन गया
तो जो उनकी मलकियत थी वहाँ नवाब ऑफ बहावलपुर की मलकियत कराची में रहायशगाहें आज शम्स महल और अल कमर महल, एक उन्होंने दिया मोहतरमा फातिमा जना को और कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को। वो जगह है आज जो आज गवर्नर हाउस कहलाता है, ये उनकी मलकियत थी। इसके बाद जब गवर्नर जनरल में तनख्वाहों की अदायगी का भी मसला दरपेश था, उस वक्त भी उन्होंने हेल्प की थी। मैं कहता हूँ पहले तो पाकिस्तान की जो करेंसी इसकी गारंटी भी नहीं दे रहा था, ये पहली गारंटी नवाब ऑफ बहावलपुर ने ही दी थी। इसके साथ मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जिस गाड़ी पर कैद आज़म बनिए पाकिस्तान हल्फ उठाने के लिए आए वो रोल्स रॉयस गाड़ी थी, वो भी नवाब ऑफ बहावलपुर की मलकियत थी। अगर थोड़ा सा उनका माजी जान ले तो उनका जो ख़ानदान है, फैमिली है, जो 40 सालों से जो मौसम पाकिस्तान है, हम अच्छी कौमें जो होती हैं भट्टी साहब वो अपने मौसमों से इस तरह का सलूक तो नहीं करती। हम नहीं कहते, जो भी आइन और कानून कहता है उसके दायरे में आप फिर 1 साल की कमेटी डाल दी। 40 साल थोड़ा अरसा नहीं होता भट्टी साहब, 40 साल आपने मज़ीद 40 साल गुजारने। खुदा का खौफ करें, अगर उनकी मलकियत बनती है तो उनके हवाले की जाए और उनका शुक्रिया अदा किया जाए उस ख़ानदान का जो मौसम पाकिस्तान है। जिस तरह आपने कहा कि एक बार जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे भी नवाब ऑफ बहावलपुर ने अदा किए थे, हमें उनके जो वरसा हैं, जो लवाहकीन हैं, जो उनके ख़ानदान के लोग हैं, उनको आज के हुक्मरानों को उनके साथ इस रवैये पर मैं कहता हूँ माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उनका हक जो है उनको घर जाकर अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छी कौमें जो हैं वो मौसमों को हमेशा याद रखती है, उनकी कदर करती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। और ख्वाजा बाबा फरीद ने सर सादिक मोहम्मद अब्बासी को एक ख़त लिखा था, तारीख़ में पता चलता है कि एक हवाले से उन्होंने उनको एग्जाम्पल दी थी कि सादिक ज़ेर बन ज़बर नबर माता पेश पौंदी हुए। सराइकी में उनका ख़त था। मकसद उसका ये था कि इज्जत इनकसारी इख्तियार करें और कभी तकब्बुर और गुरूर न करना, वरना मुश्किलात का बायस बनेगा। तो सर सादिक मोहम्मद अब्बासी तो इस फ़लसफ़े के ऊपर उम्र भर कायम रहे, लेकिन हुक्मरानों की जो रविश है, लगता है कि उन्होंने वो ज़बर बनने वाला रवैया अडॉप्ट किया हुआ। इस मसले को हल होना चाहिए, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ये मसला जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल के नतीजे में आम आदमी की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा है, लेकिन हुकूमत खामोश क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा रवां माली साल के बजट के अंदर जो टैक्सों में इजाफा किया गया, मुख्तलिफ ऐसे शोबे जहाँ पर कुछ नए टैक्स आयद किए गए, उसके अंदर जो हमारा फ्लोर मिल का शोबा है, जहाँ गंदम और आटे का मामला है, उसके ऊपर भी टैक्स आयद कर दिया गया। अगरचे कि वफाकी हुकूमत की FBR की ये बुनियादी जिम्मेदारी थी कि फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुशावरत होनी चाहिए थी कौमी असम्बली से बजट मंजूर होने से कब, लेकिन कोई गलबन ऐसी मुशावरत नहीं हुई और अब अचानक फ्लोर मिल एसोसिएशन ने मुल्क भर के अंदर हड़ताल कर दी है। आटे की सप्लाई बंद हो चुकी है, दूसरा रोज़ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बदस्तूर खामोशी दिखाई देती है। अगरचे के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक इजलास की सरबराही की है, पास्को के अंदर रिफॉर्म्स की बात की गई है, लेकिन जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो खदशात हैं विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से, उसको एड्रेस करने के हवाले से इस इजलास के अंदर कोई बात होती हुई हमें दिखाई नहीं दी। हुकूमत खामोश है और आगे हफ्ता इतवार छुट्टी है और आवाम की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, चूँकि आटे की सप्लाई मुख्तलिफ शहरों में रुक चुकी है। फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के बावजूद FBR की तरफ से कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। तो इस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम रज़ा अहमद साहब, आप चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन है। आसिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आसिम साहब, विद होल्डिंग टैक्स का निफाज हुआ, आपने स्ट्राइक की कॉल दे दी, आटे की सप्लाई रुक चुकी है, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। क्या FBR हुकूमत की तरफ से अब तक कोई आपसे राब्ता किया गया है कि आए बैठे इस मसले को मिल बैठ के हल करते? देखिए, सूबाई हुकूमत से तो थ्रू आउट पंजाब के साथ तो हम राब्ते में थे और पंजाब के फूड मिनिस्टर ने एक हमारी जूम मीटिंग भी हमारे साथ बैठ के भी की चेयरमैन FBR के साथ, और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात या जो इनॉमली आई बजट के अंदर और जो पिछले साल का डिफरेंस आया वो डिस्कस भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी है जी। इसमें बड़ी हैरानगी की ये बात है कि फर्टिलाइजर्स को एग्जेम्प्ट रखा गया विद होल्ड करने से उनके होलसेल डीलर्स को 236G तहत, लेकिन आटा जो सा है उसके ऊपर विद होल्डिंग भी आ गया और उसके ऊपर अपना उसको मिल्स को एजेंट भी बना दिया गया। ये बड़ा मुश्किल सी सूरत हाल इसलिए है कि हमारे रेट्स जो उनसे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटल करती हैं, गंदम का भी आटे का भी। और आपको पता है कि तकरीबन 8 महीने 9 महीने गंदम का इजलास सरकारी तौर पर गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट के प्रोविंशियल होते हैं। इसका मतलब है कि गंदम
सरकार हमें बेचती है जी और हम उसको ग्राइंड करते हैं। उसके अंदर आगे फिर हमारी जो परचेजेज हैं वो बिजली के बिल के अंदर बिजली इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में आ गई। बारदाना जो सा हम लगाते हैं जिसके अंदर हम पैकिंग करते हैं वो मटेरियल आ गया। ट्रांसपोर्टेशन आ गई वीट की, अनलोडिंग आ गई, बाकी सैलरीज आ गई, ये तमाम चीज़ें मिला के और फिर जो चोकर की प्राइस क्योंकि गंदम से कम होती है तो उसका लॉस भी आता है जो हम निकालते हैं जी उस परसेंटेज से कार हमें देती है। तो इसको एक्यूमुलेट करके 1000 रुपया अराउंड ग्राइंडिंग के जो हमारी अदर एक्सपेंसेस आते हैं। अब मैं ये सिर्फ इसलिए डिटेल कर रहा हूँ ताकि नाजरीन को और आपको जी जरूरी है, बिल्कुल जी के लिए अगर 10,000 रुपए की हमें एवरेज गंदम की बोरी मिल रही है जी तो 1000 रुपया उसके ऊपर हमारे अदर एक्सपेंसेस आ गए जिसमें से 50-60 रुपया सिर्फ ग्राइंडिंग चार्जेस हमारे लिए होते हैं, बाकी सारी परचेजेज आ जाती हैं। तो इस तरह 11,000 रुपया ये सारा सरकारी एक किस्म का बिजली की मद में चला गया या थैले वाले के पास चला गया या सैलरी की शक्ल में चला गया ठीक और या फिर गंदम की 90% से ज्यादा गंदम के ऊपर चला गया। तो उस पे 5.5 विद होल्ड किया जाए। क्या सरकार ने गंदम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी विद होल्डिंग उसको भी टैक्स के ज़िम्मे में ले आए हैं? ऐसा नहीं है, कई दुनिया में ऐसा नहीं है। ये पहली दफा इस बजट में हुआ और वो भी इसलिए हुआ, चेयरमैन साहब बार बार पूछ रहे थे कि आप ये बताएं हमने टैक्स लगाया कहाँ पे है। सर टैक्स पे लगा कि जो इसकी शिक थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि ऑल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ, उसके अंदर आगे इन्होंने एडिबल ऑयल, स्टील, ये तमाम को 17 चीजें लिखी हुई थी, ये विद होल्ड करेंगे पिछले साल तक। इस दफा क्या हुआ, उन्होंने लिखा ऑल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एवरीथिंग व्हाटसोएवर। वो सारा जब कर दिया तो उसमें ऑटोमेटिकली अगर मेरी फ्लोर मिल है तो अगर मैं मिलिंग भी कर रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग के जिम्मे में मैं आ रहा हूँ, तो वो उस तरह मैं इसमें आ गया इस जिम्मे के अंदर। अब मैंने विद होल्ड करना है, मैंने विद होल्ड करना है होलसेल डीलर का 0.1% अगर वो फाइलर है जी। उसके बाद उसने आगे से 0.5 विद होल्ड करना है जिस रिटेलर को वो सेल कर रहा है अगर वो फाइलर है। ठीक। अगर नहीं है तो फिर 2% या 2.5% की शरह से, लेकिन हम समझ लेते हैं ये सारे फाइलर हैं। उसके बाद जब पेमेंट मुझे होलसेलर वापस करेगा तो वो ये गंदम के ऊपर और जो मैंने एक्सपेंस बिजली और बाकी चीजों पे किया हुआ है इस पे 5.5 विद होल्ड कर लेगा और एफबीआर जमा कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने एक्सपेंस किए हुए हैं गंदम खरीदने की शक्ल में और बिजली की बाकी चीजों की शक्ल में, उसका 5.5% वो टैक्स जमा करा देगा खजाने में। ये कहाँ का इंसाफ है? फ्लोर मिल इंडस्ट्री हमेशा बड़ी क्लियर रही है। आसिम साहब बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया है, बड़े अच्छे अंदाज में आपने समझाया कि आपका मुकदमा है क्या, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि बड़ा सेंसिटिव मामला है और दुनिया भर के अंदर आपने एग्जांपल दी कि ऐसा टैक्स गंदम के ऊपर या आटे के ऊपर नहीं लगाया जाता, जरिए जिनास के ऊपर बिलखसूस, ताकि अवाम के ऊपर बर्डन ना जाए। बजट से पहले क्या एफबीआर या किसी रेलेवेंट प्रोविंशियल या फेडरल अथॉरिटीज ने इस हवाले से कोई मुशावरत की एफपीसीसीआई के लेवल के ऊपर, चैम्बर के लेवल के ऊपर, कि आप लोग भी इस शिक की वजह से इस जुमरे में आएंगे, आपको रिलीफ होगा या नहीं होगा? कोई पहले मुशावरत हुई थी? क्योंकि अब तो अचानक आवाम के लिए मसला बन गया ना सर आपकी हड़ताल की वजह से। भाई ऐसा ही है। अब इसमें इस तरह हुआ कि जो एनॉमली कमेटीज थी उसमें हमारी एसोसिएशन को भी लेटर लिखा गया और हमने अपने टैक्स एडवाइजर्स से यही पूछना था ना कि यार हम पे कोई टैक्स या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। ये तो पॉइंट आउट तब हुई जब ये अपना फाइनेंस एक्ट आ गया जी, उसके अंदर लव्स ऑल मैन्युफैक्चरर्स की जिम्मे में हम आ गए जी, अदरवाइज तो उस तरफ ध्यान ही किसी का नहीं गया। वो जब आया तो टैक्स एडवाइजर्स जो उनसे थे उन्होंने बाद में कहा कि इस जिम्मे में तो हम भी आ गए और हमें 236G और H के तहत ये करना पड़ेगा और हमारे पैसे भी कटेंगे। तो तब हमने जब इसकी क्लैरिफिकेशन मांगी तो उन्होंने कहा हाँ ये तो लगा हुआ है। अब यहाँ पे जब चेयरमैन साहब से मीटिंग भी हुई तो उन्होंने कहा जी हमने नया, ये तो पुराना लगा हुआ है, लेकिन वो पुराना लगा हुआ था उन लोगों के ऊपर जो लोग जिसमें डिफाइंड थे, उसमें वो मेंशन थे। अब एवरीथिंग उन्होंने कर दिया तो सब मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आ गए। सर थोड़ा ये हमें बताइएगा, अब आपने स्ट्राइक कर दी, गवर्नमेंट को अपना एहतजाज रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आटे की सप्लाई रुक चुकी है। हमें बता सकेंगे आप पंजाब या दीगर प्रोविंसेस में नेशनल लेवल के ऊपर एक दिन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कितने थैले, ये कितने टन आटा मार्केट में सप्लाई करती हैं और 2 दिन में कितनी सप्लाई मुतासिर हो चुकी है? देखिए नॉर्मली जो हमारी 30-35 हज़ार टन की हमारी सेल ग्राइंडिंग होती है जी पंजाब के अंदर, और जब सर्दियां आ जाती हैं तो ये 40-45-50 हज़ार तक भी चली जाती है। लेकिन इन दिनों में चूंकि गंदम की अवेलेबिलिटी होती है और फसल होती है खुली मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पे हमारा
आजकल आप समझ लें 25,000 टन जो है ना जी वो टोटल है कंजम्पशन जी पंजाब की। और इसी तरह अगर हम चले जाएं सिंध, KPK, बलूचिस्तान और बाकी सारे, तो ओवरऑल 45,000 टन जो सा है वो सारी हमारी खपत है। ये तो है। ये हमें बताएं सर कि ये जो विद होल्डिंग टैक्स है, इस पर आपने बताया ज़रा मुख्तलिफ आम फहम अंदाज में हमें बताइए ताकि नाज़रीन को समझ आए कि इससे जो एक बोरी है या 20 किलो आटे का थैला है उस पर क्या सार्फ पर भी क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सारा मिल मालकान है, इन्होंने टैक्स अदा करना है सर। देखिए मैंने पहले जिस तरह बताया कि ग्राइंडिंग चार्जेस और मतलब आप इस तरह समझ लें कि गंदम का रेट और आटे का रेट दोनों सरकार तयन करती है, कीपिंग इन व्यू द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कीपिंग इन व्यू द पैकिंग कॉस्ट, और इन सब को जब देख के वो करती है तो वो अल्टीमेटली 1,000 रुपए के लगभग बनती है। तो इस तरह 10,000 की आइटम गंदम की शक्ल में सरकार हमें दे रही है, 1,000 रुपए की शक्ल में बिजली और बाकी चीजों में हमारे पैसे जा रहे हैं सैलरीज के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास अपना ग्राइंडिंग के लिए कोई मार्जिन नहीं आ गया कहीं से कि हमने वो अपने पास से पैसे देने हैं। अगर इस विद होल्डिंग ने होना है और ये टैक्स जमा होना है 5.5, तो फिर सारिफ पे जाएगा, फिर उस फार्मूले का हिस्सा बनेगा, तो फिर सारिफ पे जाएगा और आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा बनेगा। यही बात है। और वो अराउंड इस टाइम पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा 20 किलो आटे के थैले पर अगर फार्मूले में ऐड करते हैं? तो नॉन फाइलर की शक्ल में तकरीबन 200 क्रॉस करेगा जी, और अगर फाइलर की शक्ल में हो तो तब भी 150 रुपया बनता है जी। ये कम से कम मुहर्रम के एहतराम में ही मेरे ख्याल में कि आम शहरी की सीए से मेरी दरख्वास्त है कि इसको अगर आप 10 मुहर्रम के बाद ले जाएं हड़ताल को तो क्या बेहतर हो। देखें आज एक सिर्फ वर्किंग डे है, कल का आटा आज कल परसों का मार्केट में अवेलेबल है। इंशाल्लाह मुहर्रम अल हराम में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो हमें रात को भी आवाम को देना पड़ा तो हमें एतराज नहीं होगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा जेस्चर है जी। ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। उससे पहले रेजोल्यूशन भी होना चाहिए और अपना हुकूमत को ये समझना भी चाहिए कि ये ऐसा ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला वफाक और सूबों के दरमियान है। वफाक ने टैक्स किया है और सूबे रेट मुकर्रर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सूबे इनकॉर्पोरेट कर दें उसके अंदर इस रेट को, या वफाक उसको विड्रॉ कर ले, एग्जेम्पशन दे दे आटे को। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक सूबाई वफाकी हुकूमत के इन बिटवीन है। हम तो चूंकि पिस रहे हैं बीच में, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि हमारा कसूर नहीं है, हमें तो जबरदस्ती दबाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। आसिम रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने अपना व्यू पॉइंट दिया। हम तवक्को करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी टीम इस मामले को फौरी टेकअप करेंगी। महंगाई के सताए अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते और एक FBR की एक अनोमली की वजह से इस वक्त मुल्क भर के अंदर हड़ताल है, आटे की सप्लाई बंद हो चुकी है, मुहर्रम अल हराम का मुकद्दस महीना भी है। तो इस मसले को बजाय इसके कि हड़ताल तूल इख्तियार करे, नाजायज़ मुनाफाखोरी हो, अवाम की जेबों से अरबों रुपये इजाफी निकाल लिए जाए, लोगों को किल्लत का सामना करना पड़े, तो उससे ज़रूरी है पहले कि FBR के हुकाम फौरी तौर बैठ के इस मसले को हल करें। मसले का हल यही होना चाहिए कि जो आवाम पर बोझ भी ना पड़े और फ्लोर मिल एसोसिएशन का जो मुतालबा है वो लॉ की रोशनी में उसको एड्रेस कर लिया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।